तो अध्ययन किसे कहा जाता है? अध्ययन अर्थात हम ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, अध्ययन अर्थात ज्ञान लेना और उस ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन करना। ये जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसके द्वारा हम कोई समस्या का समाधान करते हैं, तो उसको कहा जाता है रियल में अध्ययन। तो अध्ययन जो होता है उसकी कुछ स्किल्स है। अध्ययन अर्थात लर्निंग। तो पहला बुक है वो लर्निंग वाला है। तो लर्निंग क्या है कि अध्ययन। तो अध्ययन के ये पहला बुक है कि हम पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में उस ज्ञान से परिवर्तन लाते हैं या उस समस्या का हम समाधान से वो स्किल्स देखेंगे। पहला है पढ़ना, लिखना, सुनना, निरीक्षण करना और याद करना। ये स्किल्स है। पढ़ाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, किताबें बहुत सारी पढ़नी पड़ती है, लिखना पड़ता है, नोट्स लेने पड़ते हैं, सुनना पड़ता है ना, टीचर के द्वारा हम सुनते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, है ना। हम देखो बच्चे होते हैं वो दूसरों से सुनकर ही लैंग्वेज सीखते हैं। फिर निरीक्षण करना, कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि हमने कुछ निरीक्षण किया है कि ये करने से ऐसे होता है। तो हमने अगर निरीक्षण अगर हमने देखा है कि इस प्रकार से अगर हम व्यवहार करेंगे तो इसका नुकसान ऐसे होगा, अगर हमने देखा है, निरीक्षण किया हुआ है, तो हमने उसको सीखा निरीक्षण से, तो उसके द्वारा भी हमें अध्ययन होता है, ऑब्जर्वेशन। फिर है याद करना, मेमोरी स्किल्स होते हैं। मेमोरी स्किल्स द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जैसे मेमोरी स्किल्स भी होते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं वो चार्ट बनाते हैं, एक साइड पर क्या होता है, क्वेश्चन होता है और दूसरे साइड पर आंसर होता है। तो ऐसे वो देखते हैं कि क्वेश्चन है, फिर याद करते हैं उसका आंसर क्या होगा और फिर पीछे देखते हैं कि वही आंसर है या नहीं है। तो ये सारे स्किल्स। पढ़ना, अभी होता है तो हमारा शब्द का ज्ञान बढ़ता है। आपके जो वर्ड्स है ना वो आपका ज्यादा आपको पता चलेंगे कि कितने सारे वर्ड्स है, नए नए वर्ड्स बहुत आते रहते हैं भाषा के अंदर। तो आप अगर पढ़ोगे तो आपको वो शब्द जो है, नए नए शब्द आपको सुनने के लिए मिलेंगे, क्योंकि भाषा जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, समृद्ध होती रहती है। तो नए नए शब्द आते, फिर वो इंग्लिश हो, मराठी हो या हिंदी हो। फिर ध्यान और स्मृति को बढ़ाता है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम ध्यान हमारा एकाग्र करते हैं, तो हमारा ध्यान बढ़ता है। फिर स्मृति बढ़ती है, हम याद करने की कोशिश करते जो हमने पढ़ा, तो उसके कारण स्मृति भी बढ़ती है। फिर आप आत्मसम्मान जो है वो हमारा निर्माण करते हैं कि हमारे पास इतना ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो आत्मसम्मान का निर्माण करता है। फिर हमें उसके बाद जो भी हम पढ़ते हैं तो विभिन्न स्थान की संस्कृतियां है, स्थान है, उसके बारे में पता हो। ये आप नोट कर देना, SQ3R। इसमें है सर्वे आता है, क्वेश्चन है, रीडिंग है, रिकॉल और रिव्यू है। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लर्निंग की प्रोसेस है, अध्ययन की प्रक्रिया है। तो आपको ऐसा आता है प्रश्न कि SQ3R का फुल फॉर्म क्या है। SQ3R क्या है, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है। पहला है सर्वे, S सर्वे, फिर Q क्वेश्चन, अभी 3R है। तो पहला R है रीडिंग करना, दूसरा है रिकॉल करना और तीसरा है रिव्यू करना। तो पहला सर्वे करना कि समझो अभी कोई भी बुक है तो बुक के बारे में आप सर्वे करो, उसका ऑथर क्या है या वो कहाँ मिलता है, उसका टाइटल क्या है, कितने टॉपिक्स है, तो उसका सर्वे हुआ। फिर आप मन के अंदर ही प्रश्न तैयार करना है कि मैं ये बुक को क्यों पढ़ना चाहती हूँ। फिर उसके बाद आपको रीडिंग करना,
या जैसे कोई भी विज्ञान का किताब हो, तो विज्ञान में जैसे है तो आप तर्क लगा सकते हैं, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसको रिकॉल करना है और लास्ट में उसको रिव्यू दोहराना है। तो कोई बता सकते हैं SQ3R का फुल फॉर्म क्या है? आपने नोट किया सभी ने SQ3R का फुल फॉर्म? कोई भी एक अनम्यूट करके बताए। फिर अभी ये इम्पोर्टेंट से वो याद रखना कि सर्वे में क्या होता है, जैसे स्कीमिंग मेथड होती है, स्कीमिंग और एक होता है स्कैनिंग। अभी कोई बता सकता है स्कीमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है? स्कीमिंग क्या होता है? क्योंकि मराठी में भी ये इंग्लिश वर्ड यूज होते हैं और इंग्लिश में भी इंग्लिश वर्ड ही यूज होते हैं. सांगा स्कीमिंग कशाला म्हणतात आणि स्कॅनिंग कशाला? ये रीडिंग के दो है. स्कैनिंग क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं. स्कीमिंग कहा जाता है. जैसे न्यूज़पेपर है, हम पूरा न्यूज़पेपर इतना पेजेस होता है, 20 पेजेस होता है, पूरा न्यूज़पेपर हम एक एक वर्ड नहीं पढ़ते, तो ऊपर हेडिंग पढ़ते हैं, कुछ चित्र देखते हैं और कुछ स्टार्टिंग का पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्कीमिंग करना. और स्कैनिंग क्या होता है? जैसे पढ़ाई आती है, तो पढ़ाई के एग्जाम आती है, तो हम बुक का एक एक वर्ड पढ़ते, वर्ड वर्ड पढ़ते, तो उसको कहा जाता है स्कैनिंग. तो ऐसे पढ़ने को क्या लगता है? टाइम लगता है. और स्कीमिंग को क्या लगता है? टाइम नहीं लगता है. तो इस प्रकार से स्कैनिंग और स्कीमिंग समझ में आया. तो स्कैनिंग क्या होता है? पूरा अच्छी तरह से धीरे धीरे पढ़ना, तो उसको धीरे पढ़ना कहा जाए. और स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, माना ऊपर ऊपर से पढ़ना, ऐसे नजर घुमाना सरसरी. तो ये प्रश्न आपको आएगा कि सरसरी निगाह से पढ़ना या फास्ट रीडिंग किसको कहा जाता है? तो आपको आंसर आएगा स्कैनिंग, सॉरी स्कीमिंग. और स्लो पढ़ना है और क्या कहेंगे कि अध्ययन के लिए पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्कैनिंग कहा जाएगा. तो स्कैनिंग और स्कीमिंग समझ में आया? ये आप लिख के रख. फिर पढ़ने की गति किस बात पर निर्भर करती है? तो व्यक्ति क्या पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है और क्यों पढ़ रहा है, उसके ऊपर हमारा निर्भर करता है. अगर हमें उसमें रुचि है ना, तो हम बहुत दिल से पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे. अगर रुचि नहीं है तो कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे. फिर पढ़ाई के प्रकार हमने देखे. पढ़ाई से आत्मविश्वास बढ़ता है, पढ़ने से मनोरंजन होता है. तो इस प्रकार हमने कुछ देखा. तो ये पढ़ने के दो तरीके हैं, स्लो और धीमा, स्कैनिंग और स्कीमिंग. अभी नेक्स्ट देखेंगे. अभी ये जो सेंटेंस है वो याद रखना.
एनालिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग। जो स्लो धीमे गति से हम पढ़ते हैं तो हम एनालिटिकल रीडिंग करते हैं, तो उसके अंदर विश्लेषण होता है। कोई भी एक विषय लिया जाता है तो उसके जो पॉजिटिव है या निगेटिव है वो दोनों साइड से देखकर उसका वर्णन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है विश्लेषणात्मक रीडिंग, एनालिटिकल रीडिंग। तो इसको टाइम लगता है। ऐसे जब हम पढ़ते हैं ना कि एक लाइन पढ़ेंगे उसके ऊपर सोच चलेगी। फिर आलोचनात्मक होता है, क्रिटिकल रीडिंग है कि कोई राइटर ने जब आर्टिकल लिखा तो उसके अंदर हम तुरंत सहमत नहीं होते, उसके बारे में कुछ हम आलोचना करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको कहा जाता है आलोचना। फिर नेक्स्ट है मौन अध्ययन। ये आपको आता है कि शब्दों को बोले बिना ही पढ़ना, उसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा मौन अध्ययन। जैसे विवेकानंद थे तो उन्होंने कभी भी, जब भी उन्होंने पढ़ा तो उनका मुंह कभी बंद ही रहा, क्योंकि वो मौन अध्ययन करते थे, मन ही मन में पढ़ते थे। और जो ऐसे मन ही मन में पढ़ते हैं ना, वो ज्यादा पढ़ सकते हैं और ज्यादा उनको याद आता है और वो समझ सकते हैं, तो इसको मौन अध्ययन कहा जाता है। फिर आंखों की जैसे रीडिंग का स्पीड होता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए वो भी आता है। लेखक और श्रोता, श्रोता मीन्स क्या, जो सुनता है, तो उसके बीच में पाठक जो होता है वो क्या है, फूल की तरह होता है, माना पढ़ने वाला। एक होता है राइटर, दूसरा होता है सुनने वाला। तो जो लिखने वाला और सुनने वाले के बीच में कौन होता है, पाठक होता है। फिर शब्द को बोले बिना पढ़ना मौन अध्ययन, और मौन अध्ययन में गलतियां कम होती है। तो आपको ऐसा आएगा मौन अध्ययन में गलतियां डैश होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, या और कुछ ऑप्शन रहेगा, तो आपको वहां आंसर लिखना है कि मौन अध्ययन में गलतियां कम होती है। अभी श्रुत लेखन पूछा जाता है, तो श्रुत लेखन क्या है? इंग्लिश में आता है डिक्टेशन, गुड डिक्टेशन। तो श्रुत लेखन क्या है? जैसे हम जो भी शब्द बोलते हैं और वाक्य को हम जैसा उसने कहा वैसे के वैसे हमने लिखा, तो उसको कहा जाता है श्रुत लेखन। जैसे स्कूल में भी बच्चों को पहले दिया जाता है कि उनका स्पेलिंग चेक करने के लिए उनको डिक्टेशन टेस्ट होती है, या बड़े होने के बाद भी जो होता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, तो उनका जो ऑफिसर है वो जो भी बोलेगा वो क्या करेगा, वो उसका लिख कर ले। तो इस प्रकार का अच्छा श्रुत लेख, गुड डिक्टेशन, उसको डिक्टेशन कहा जाता है। तो श्रुत लेख क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे वाक्य उसने जो बोला है उसमें वो अपने भाव ऐड नहीं करता है, वैसे के वैसे लिखता है, तो उसको श्रुत लेखन कहा जाता है। तो यहाँ वही बताया कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो उनका स्पीच वैसे के वैसे देते हैं। फिर वर्तनी क्या है? तो जो हम लिखते हैं, ग्रामर है या जो हम स्पेलिंग कहते हैं, तो वो हमें सही होनी चाहिए। अभी शब्दकोश को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शब्दकोश को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? कोई भी एक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं आंसर। क्या कहते हैं? डिक्शनरी। और विश्वकोश को क्या कहा जाता है? विश्वकोश को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शब्दकोश को डिक्शनरी कहा जाता है और विश्वकोश को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है।
तो शब्दकोश में क्या है कि आपको कोई भी शब्द का अर्थ पता चले, और विश्वकोश में क्या है, इंसाइक्लोपीडिया में कोई भी टॉपिक है उसको आपको डिटेल में उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर आपको ऐसे आता है कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों में स्पेलिंग में अलग अलग है। तो ये आपको ऐसे आएगा कि कोई सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें आपको करेक्ट वर्ड उसके अंदर डालना है। तो होल भी होगा और WHO होल भी होगा, तो आपको वो सेंटेंस में देखना है कि वो छिद्र इम्पोर्टेंट है या पूर्ण सेंटेंस इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ दिया हुआ। फिर ये देखना है लेखन कौशल्य। तो अभी हम अध्ययन के कौशल्य देख रहे थे। एक था पढ़ने का कौशल्य, रीडिंग स्किल था, लर्निंग में रीडिंग स्किल होना चाहिए। और आप बताएं कौन सा है, लिसनिंग स्किल होना चाहिए, सुनना भी अच्छी तरह से होना चाहिए। सुनने में दो है, एक है एक्टिव लिसनिंग और दूसरा है पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग माना सक्रिय सुनना, माना हम जो भी सुनते हैं उसको याद रखते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। और निष्क्रिय सुनना माना हमने सिर्फ सुना, हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस की नहीं, हमने सुना और उसको बंद कर दिया, तो वो क्या हुआ, निष्क्रिय सुनना। ना हमने मुरली सुनी और हमने वैसे ही वो नोटबुक में रखी, फिर हमने उसके ऊपर चिंतन नहीं किया, तो वो क्या हुआ, निष्क्रिय सुन। हमने मुरली सुनी और उसके ऊपर हमने चिंतन किया, तो वो क्या हुआ, सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग। ये दूसरा कौशल्य। तीसरा कौशल्य आप बता सकते हो, कोई भी अनम्यूट करके। तीसरा कौशल्य कौन सा है? राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल्य। तो हम जब भी लिखते हैं तो हमारा राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, हमारा बार बार मन होगा उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम कैसे ही रहेंगे तो हमें ही अपना हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। तो लिखने का स्किल हो, लिखने का कौशल्य है। तो जब भी और कोई भी लेखक लिखता है तो लेखक कैसे लिखता है, तो पहली बार जब भी आप लिखना शुरू करो तो उस बिना रुचि के आप कोई भी टॉपिक पर नहीं लिख सकते। दूसरा, व्याकरण और ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा है आपने उस टॉपिक पर बहुत कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, तो उसमें अंदर आपको संक्षिप्त में नोट्स लिखने, फिर नए शब्दों को याद कर अपना शब्द भंडार समृद्ध करना है। फिर योजना बनाना, कुछ भी है तो उसका प्लानिंग करो कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं सामग्री किस प्रकार से लिखूंगी, तो उसकी एक योजना, लेआउट होता है, वो लेआउट बनाना होता है। फिर उसके ऊपर आप उसके ऊपर जांचना है, संशोधन करना है, प्रूफ रीडिंग करना है कि कुछ गलत तो नहीं है उसके अंदर। फिर देखेंगे ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण कौशल्य।
माझं एक पेशंट आहे बुक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हुई है? स्क्रीन शेयर हुई थी? बुक दिखाई दे रहा था? अभी स्मृति के प्रकार है, एक है दीर्घकालीन स्मृति है, अल्पकालीन स्मृति है, और तीसरा भी है स्मृत स्मृति। तो ये भी हम देखेंगे। ये हमने पहला लेसन देखा, लर्निंग स्किल, अध्ययन कौशल्य। इसके अंदर ये दिया हुआ है अलग अलग कौशल्य, राइटिंग स्किल दिया हुआ है, लिसनिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, फिर एग्जाम का भी जो एक टेक्निक होता है एग्जाम देने का वो है, फिर संदर्भ है, रेफरेंस जो भी हम देते हैं वो भी एक प्रकार का कौशल्य है। तो ये हमने लर्निंग स्किल देखी। तो अगर आपके पास ई बुक है तो उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज दिए हुए वो आपको करना है। देखो पहला है की अध्ययनाचा अर्थ अभ्यासाद्वारे डॅश मध्ये परिवर्तन घडवून आणणे। क्या आंसर होगा बताओ? अध्ययनाचा अर्थ अभ्यासाद्वारे डॅश मध्ये परिवर्तन घडवून आणणे। जीवनामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे। और उसके जो आंसर्स है वो भी आपको नीचे मिलेंगे। जो भी एक्सरसाइज है ना तो उसके एक्सरसाइज के आंसर भी लास्ट में दिए हुए हैं। तो एक्सरसाइज तो पूरा पढ़ के आपको जाना है। ये देखा हमने स्मरण कौशल्य, फिर एक एक टॉपिक का एक एक यूनिट उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे रीडिंग कौशल्य का एक यूनिट है, स्मरण कौशल्य का है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखो जलद नजरेने वाचन, अभी आंसर क्या आएगा आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? तो जलद नजरेने वाचन, उसमें कौन सा आंसर आएगा? अ आएगा, आ आएगा, क्या ई आएगा? कौन सा आएगा बता? आ आएगा, क्योंकि जलद नजरेने वाचन मीन्स क्या देखते हैं हम, पूरा बुक पढ़ते नहीं बैठेंगे, उसका टाइटल पढ़ेंगे,
उसका लास्ट पेज देखेंगे, उसकी भूमिका पढ़ेंगे और वो किताब को हम खरीद लेंगे या हम समझेंगे कि इस किताब में क्या है। उसको कहा जाता है जनरल नजरेने वाचन। इसको इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? स्क्रीमिंग है। फिर अध्ययन कौशल्य क्या है कि विविध ई आएगा, विविध प्रकारे पद्धती कौशल्य। और परीक्षा क्या है? ज्ञान पडताळून त्याला पास। अब ये अध्ययन किस प्रकार से हम पढ़ करते हैं जीवन के अंदर, ये तो हम ट्रेनिंग लेते। पहला क्या हुआ, हमने प्रशिक्षण किया। जैसे हम कुछ भी है सीखने जाते हैं, जैसे अभी जो सैनिक होते हैं तो उनको कितना ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके द्वारा वो अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार संरक्षण दल होते हैं, वो उनको बहुत माना स्ट्रिक्ट उनका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। तो ये प्रशिक्षण के द्वारा हम पढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं। तो अनुभव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कहा जाता है कि अनुभव क्या है, सबसे बड़ा टीचर कहा जाता है उसको। तो ये अनुभव के अंदर भी एक भौतिक अनुभव होता है। जैसे हमने स्टील के कंपनी में गए और हमने देखा कि ये स्टील किस प्रकार से बनाया जाता है, तो हमको पता चलेगा, ये हमने सीखा, देखा, अनुभव किया कि इस प्रकार का स्टील बनाया जाता है। फिर मानसिक अनुभव क्या होता है कि समझो कोई भी एक व्यक्ति होगा, वो हॉस्पिटल में होगा, तो उसको क्या होगा कि उसके ऊपर टेंशन होगा, तो वो उसका अनुभव लेकर भी हम सीख सकते हैं कि वो मानसिक अनुभव की कितना मानसिक टेंशन होता है जब कोई व्यक्ति अपनी हॉस्पिटल में होती है। फिर तीसरा है भावनात्मक अनुभव, इमोशनल जो एक्सपीरियंस हम सीखते हैं कि किसी को हम ये करते हैं कि माना किसी के रिलेशन से वो टूट जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, माना वो भावनात्मक उसका कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो भावनात्मक अनुभव। फिर आध्यात्मिक अनुभव क्या है? आध्यात्मिक अनुभव से भी हम सीखते हैं। जो भी हमारे संत होकर गए, वो किस प्रकार का उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के अंदर अनुभव किया। फिर हम कहाँ भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं या ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं, तो हम आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। तो वो कोई हमने ज्ञान किसी ने नहीं भी सुना है तो भी चलेगा, लेकिन हमने क्या किया, उस जगह का आध्यात्मिक अनुभव किया और अनुभव के द्वारा हमने सीखा। फिर सामाजिक अनुभव क्या होता है, जैसे कोई रूढ़ी है, परंपरा है, वो भी हमें सिखाती है। फिर अवलोकन करते हैं, है ना, जैसे हम आजू बाजू में जो देखते हैं उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो अवलोकन करके सीखते हैं। फिर अनुकरण, माना कोई व्यक्ति है, वो रोल मॉडल हम उनको बनाते हैं और उनके द्वारा हम उसने जैसा किया वैसा हम करते हैं, तो अनुकरण होता है। ज्यादा करके बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप का अनुकरण करते। पिताजी अगर सिंगर होंगे तो बच्चे को भी लगता है मैं भी क्या बनूं, सिंगर बनूं। तो ये अनुकरण से हम सीखते हैं, तो ये भी सीखने की प्रक्रिया है। ज्ञान के प्रकार कौन से हैं? एक है अवधान है, जीवन अनुभव है, प्रेरणा है, सामाजिक परिस्थिति, भूमिका, महत्वाकांक्षा और आत्मज्ञान। इतने सारे ज्ञान के प्रकार है। तो अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अवधान अर्थात क्या है, कि इसके लिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान जो है ऑर्गन्स के द्वारा हम कहते हैं कि कौन सी टेस्ट है इसकी, या आवाज कौन सा है, ये कौन से सुर में गा रहा है। हाँ, तो ये टेस्ट करना या कोई साउंड को हम कैच करते हैं, तो ये हुआ अवधान हुआ। फिर दूसरा है प्रेरणा, ये भी ज्ञान का टाइप है, प्रेरणा। तो जैसे कोई अच्छा मार्क्स लेता है तो क्या होती है, वो प्रेरणा होती है। अगर किसी ने अच्छा नहीं लिया तो वो ज्यादा वो काम नहीं करेगा। तो ये प्रेरणा का भी अलग अलग है कि हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आंतरिक चालक होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फिर तीसरा जो टाइप है वो है महत्वाकांक्षा, कि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या होती है, कुछ एक इच्छा रहती है
और जब वो उच्च महत्वाकांक्षा जब व्यक्ति के पास होती है तो वो पाने के लिए वो बहुत मेहनत करता है, उसके प्रति वो ये होता है माना एकाग्र होता है जैसे। फिर है जीवन अनुभव, जो हमें दुख हुआ या अपयश हुआ या आनंद हुआ, यश हुआ, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं आती है, उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। फिर सामाजिक परिस्थिति, जैसे समाज के अंदर है तो आ, हमें उसके द्वारा भी हमें बहुत कुछ समाज से भी हम सीखते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति होगा, हम ये नहीं कह सकते कि वो दो टाइप का हो सकता है ना। वो घर में जैसे बच्चा होगा तो घर में वो मम्मी के साथ जोर जोर से बात करेगा, लेकिन जब वो टीचर के पास जाएगा तो बहुत माना रिस्पेक्ट से बात करेगा। तो उसकी भूमिका अलग अलग है। कोई व्यक्ति होगा एक क्लर्क होगा और कोई होगा एकदम उच्च अधिकारी होगा, तो वो दोनों में डिफरेंस है। फिर आत्म परीक्षण, ये भी एक ज्ञान का ही टाइप है। हम खुद का आत्म परीक्षण की मेरे अंदर कौन से गुण है, मेरे अंदर क्या है वो। पूर्व ज्ञान क्या होता है और पार्श्व ज्ञान क्या है, ये आपको प्रश्न आता है। पूर्व ज्ञान किसको कहा जाता है? तो हम जो पास्ट से हमने जो सीखा उसको क्या कहा जाता है? पूर्व ज्ञान। और दूरदर्शीपणा क्या होता है कि भविष्य में हम कैसे होंगे और भविष्य की हम जो तैयारी करते हैं उसको कहा जाता है दूरदर्शी। तो ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पूर्व ज्ञान माना पास्ट से रिलेटेड है और दूरदर्शी माना फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ये आपका दूसरा लेसन हुआ अध्ययन। तो ये पॉइंट जो है ज्ञान के याद रखना। अवधान अर्थात इंद्रियों के द्वारा हम देते हैं। फिर प्रेरणा, आत्म परीक्षण और दूरदृष्टि। अध्ययन किस प्रकार हमें करना चाहिए, तो आप इतने सालों से तो पढ़ाई करते आए होंगे, आपको पता होगा कि कैसे टाइम टेबल बनाना है और कैसे प्रश्न बनाने हैं। ये हुआ है कि खुद ही खुद का एक चार्ट, तो हम कह सकते चार्ट बनाना और उसके अंदर लिखना है कि मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, तो हमेशा करूंगा, कभी कभी करूंगा या कभी नहीं करूंगा, ऐसा। तो ये प्रश्न दिए गए। तो ये टाइम टेबल भी आप अध्ययन कौशल्य के अंदर आता है कि टाइम टेबल बनाना। अच्छे मार्क्स जो लेता है स्टूडेंट वो हमेशा अपना टाइम टेबल बनाता है, तो ये भी स्किल है। फिर जो इजी सब्जेक्ट होगा उसको वो पहले लेगा या उसको वो कितना टाइम देगा, और जो डिफिकल्ट है उसको लिए वो अलग टाइम रखेगा। ऐसे नहीं कि सभी के लिए वो एक जैसा टाइम रखेगा। तो ये सब बातें दी गई। फिर पूछा जाता है स्व मूल्यांकन क्या है, कि स्वयं की अध्ययन पद्धति और उसका हम जब मूल्यांकन करते हैं तो स्वयं अध्ययन कहा जाता है। एक्टिव लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस है, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग माना बहुत अच्छी तरह से देखना, उसके ऊपर सोचना, और हियरिंग माना सुनना और फिर कुछ प्रोसेस नहीं करना, ना किसी और को बताना, ना उसके लिए अपने जीवन में कुछ सोचना। डॅश ही क्रिया आहे ज्यात कान ध्वनी तरंगांना ग्रहण करतात पण अर्थ समजून घेत नाही। आंसर क्या आएगा? एक्टिव होगा या पैसिव होगा, सक्रिय होगा या निष्क्रिय होगा? पैसिव होगा, माना वो सुनेंगे, कुछ वर्ड्स आ रहे, कुछ साउंड आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग वो समझ के लेगा नहीं। और उसके अलग अलग रीजन होते हैं कि जरूरी नहीं कोई पर्पसली कई बार करता है। कई बार क्या होता है कि उसको
शारीरिक अड़थड़ा भी आता है, मतलब उसको कुछ समझो डिफेक्ट होगा, कान के अंदर कुछ इश्यूज होगा, तो भी वो अच्छी तरह सुन नहीं सकता है। वो पैसिव लिसनिंग होता है उसके कारण। पूर्वग्रह, माना कई लोग क्या है ना, माना सुनने के पहले, लेक्चर सुनने के पहले उनको रहता है, हाँ ये व्यक्ति तो ऐसा ही सुनाने वाला है, मे बी वो चेंज हुआ रहेगा, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वही होता है, तो भी हम अच्छी तरह से सुन नहीं सकते, तो पूर्वग्रह होता है। या विमनस्ता होती है, मना अलग होता है कि दुर्लक्षित रीत्या एखादी गोष्ट ऐकली, मीन्स हम उसको क्या करते हैं, पर्पसली हम नहीं सीखते। प्रासंगिक प्रवृत्ति, माना हम सीरियसली नहीं लेते, कोई भी बात है ना, कितनी भी बड़ी बात हो, लेकिन हम उसको ये नहीं करते। यहाँ है फिर आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ना कई लोगों की ये बुरी आदत होती है कि एकदम ही वो क्या होते हैं, खुद का ही सोचते हैं, औरों के बारे में वो नहीं सोचते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फिर सुनते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, जैसे कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो विद्यार्थी क्या करता है कि अपनी गलती नहीं बताता है, वो कहता है कि इसके कारण ऐसा हुआ, या टीचर ने ऐसे पढ़ाया इसके कारण ऐसे हुआ। तो ये भी, फिर ये वेशभूषा, ये आपको आता है, इसके ऊपर कैसे आएगा कि टीचर की यूनिफॉर्म के कारण बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, या डिस्टर्ब होने के कारण बताए होंगे और नीचे 4 रीजन दिए होंगे, वो 4 रीजन में से एक रीजन होगा वेशभूषा। तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि लिसनिंग में और वेशभूषा में क्या है, कुछ रिलेशन है या नहीं, लेकिन सही आंसर वही है, वेशभूषा। तो सुनने में जब कोई भी सुनाता है तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसकी वेशभूषा लोग देखते हैं, तो उसके कारण भी क्या होता है, ये मतलब कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। फिर डोळ्यांना प्रतिसाद देने, आई टू आई कॉन्टैक्ट अगर हम रखते हैं तो अच्छी तरह सुनते हैं, या अगर हम नीचे भी देखते हैं तो भी हम अच्छी तरह सुन सकते हैं। श्रवण में सुनना, वो याद रखना, श्रवण अर्थात क्या, लिसनिंग स्किल। तो यहाँ श्रवण शब्द यूज किया है, लोग कंफ्यूज होते हैं श्रवण क्या होता है। रीडिंग स्किल हमने देखा, इसमें ऐसे आता है विश्लेषणात्मक वाचन, पाठ्यक्रमाचा प्रत्येक शब्द न शब्द वाचत असतो, विश्लेषण। और आलोचनात्मक क्या होता है, वाचक हा लेखकाच्या विचारांना या पद्धतीने वाचतो की तो लेखकाशी सहमत आहे की नाही। तो ये आप ध्यान देना कि विश्लेषण और आलोचनात्मक में क्या डिफरेंस है। विश्लेषण में शब्द, हर एक शब्द वो पढ़ता है, और आलोचनात्मक में वो देखता है कि उसके ऊपर क्या सही है या गलत है उसने जो बोला। ये जो SQ3R बताया था वो है। और हमेशा जेड अल्फाबेट में पढ़ना चाहिए, आपको ये आएगा कि पढ़ने के टाइम हमें कैसे पढ़ना है, और अलग अलग अल्फाबेट्स दिए होंगे, तो आपको याद रखना है जेड अल्फाबेट्स, है ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं और फिर से लेफ्ट आते हैं। चित्र के द्वारा भी पढ़ाया जाता है, ये सभी जिनको पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए कोई भी आप देखो माना कोई भी ऐसे बनाती है कंपनी, तो उसका जो वो अंदर लिखावट होती है, तो उसके अंदर वो लोग पिक्चर डालते हैं, क्योंकि वो सभी को पढ़ना नहीं आता है, लेकिन पिक्चर देखकर वो समझ सकता है। कोई भी देखो, अगर चाय कैसी बनानी है तो वो चाय बनाने के ऊपर वो लिखा होगा, और साथ में उसके साथ
पिक्चर डाला होगा कि वो पिक्चर देखकर आपको बनाना है, चाय कैसे बनाना है, ढोकला कैसे बनाना है, तो उसका पिक्चर दिया हुआ रहता है। फिर आलेख भी होता है, स्तंभ और नकाशा, ये भी क्या है, रीडिंग के ही अलग अलग प्रकार है। मीन्स अभी हमने आलेख देखकर भी हमें पता लगता है। तो ये पाई तख्ता है, जो सर्कल वाला होता है उसको पाई तख्ता कहा जाता है, और ये जो लाइंस वाला है उसको बार कहा जाता है, और ये नकाशा है। अब ये स्मृति देखेंगे हम, ये भी कौशल्य है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसको याद रखना जरूरी है। तो पहला, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति अर्थात क्या, कि वो कैपेसिटी है, कोई भी हम चीजें है, कोई भी पॉइंट्स है, हम उसको याद रखते हैं और याद करके हम उसको एक साथ फिर बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है स्मृति। अभी दीर्घकालीन स्मृति क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, और अल्पकालिक मेमोरी क्या होती है। तो कोई भी हम रखते हैं तो बहुत समय तक याद रखती है। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा, तो वो हमने बचपन में सीखा लेकिन बड़े होने तक याद रहता है, तो वो क्या है, दीर्घकालीन स्मृति है। अल्पकालीन स्मृति क्या है, कि जैसे हमने समझो एक कई प्रकार का मैं केक बना रही हूँ, तो मुझे ये मेथड पता है तो मैं वो करूँ, लेकिन मुझे किसी और ने बताया कि अभी ऐसा केक बनाएगी तो और अच्छा रहेगा, तो जब मैंने वो केक बनाना शुरू करूंगी तो मैं पहला वाला केक क्या हो जाऊंगी, भूल जाऊंगी, तो वो क्या हुआ, अल्पकालिक स्मृति। फिर स्रोत स्मृति क्या है, तो ये आपको एग्जाम में आता है, स्रोत स्मृति किसको कहा जाता है। तो स्रोत माना क्या, कि कोई भी घटना होती है और वो घटना का जो स्रोत होता है, वो स्रोत के द्वारा आप उसको याद करते हैं, तो इसको कहा जाता है स्रोत स्मृति। तो उसके रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई वो हमें याद रखने में मदद करती है। तो 3 स्मृतियां समझ में आई, स्रोत स्मृति समझ में आई, कि एक प्रकार का स्रोत होता है और इस प्रकार हम वो घटनाएं याद रखते हैं। न कई बार वो घटनाएं एक के जैसे स्रोत में याद नहीं आती। अभी ये भी बहुत जरूरी है कि क्यों हम भूल जाते हैं, क्यों भूल याद आता नहीं है। तो कई बार हम संकेत होता है नाम, लेखक और उसके आधार पर करते हैं। कई बार हम क्या होता है इसके लिए, वो उस समय होता है ना, कई बच्चे एग्जाम में वो रट्टा मार कर जाते हैं और उनको वो पहला वर्ड याद नहीं आता, क्योंकि पहला वर्ड उनका संकेत होता है, तो ये संकेत पर आधार पर वो भूल जाते हैं। दूसरा है क्षय कारण, कि जैसे स्मृति जो है वो कई बार क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है और उसके कारण समय के साथ साथ वो भूल जाते हैं। हस्तक्षेप माना, मैंने बताया केक का एग्जाम्पल, हस्तक्षेप माना पहला वाला केक मैं बनाती थी, जब मैंने दूसरा केक बनाना शुरू किया पहले वाला भूल गई, माना वो दूसरे केक ने हस्तक्षेप किया पहले केक पे। फिर प्रतिस्थापित करना, है ना, इसके अंदर क्या है कि जो भी पहले जो घटनाएं है उसको नए घटने के द्वारा प्रस्तापित किया जाए, तो नई घटनाएं याद रहे। फिर दमन करना, ये भी है कि कई बार हम क्या करते हैं, वो मेमोरीज को हम जानबूझकर भूलना चाहते हैं, ऐसे, है ना, कुछ गलत हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो दमन कारण उसको करना। फिर जैविक कारण, जैसे जैविक माना शारीरिक, कि बॉडी को कुछ तकलीफ हुई है, कुछ ये हुआ है, ब्रेन में कुछ होता है ना, ऐसे छोटे बच्चों को होता है, तो वो वैसे ये नहीं कर, याद नहीं कर पाते। अस्पष्टता, ये भी उसके रीजन है मेमोरी के, तो ये स्मरण कौशल्य।
तो ये याद रखना। SIS का फुल फॉर्म पूछेंगे तो SIS क्या है? सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो जो भी हम स्मरण करते हैं तो फर्स्ट स्टेप है कि अपना जो ब्रेन है जो भी सेंसेशंस आता है उसके द्वारा एक चित्र तैयार करता है, तो उसको कहा जाता है सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज। फिर दूसरा स्टेप क्या है? वो वहां से हमने लिया, उसका पिक्चर बनाया, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके जाता है। ये दूसरी स्टेप है। जब तक उसके ऊपर कुछ ये नहीं होता है वो वहां ही रहती है। और तीसरी जो स्टेज है वो शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। फिर ये स्मरण शक्ति किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं ये दिया हुआ है कि कोई भी 1 घंटा अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में हमने ब्रेक लेना जरूरी। फिर कोई भी जास्त व कमी अभ्यास मीन्स जो भी हम थोड़ा करते हैं तो भी वो ये रहता है, जैसे एकदम पूरा हम याद नहीं रख सकते हैं तो उसके हम सारांश में जो है उससे हम ये कर सकते हैं। फिर सक्रिय जैसे पढ़ाई ये हुआ। ये आपको ये टेक्निक पता होगी, दुनिया में ये बहुत चलता है मेमोरी का। तो ये स्मारक है, माना जैसे शब्द याद रखते हैं कुछ और उसके कारण स्मारक के द्वारा हम अपनी मेमोरी को याद रखते हैं। जैसे कोई छोटी कविता होती है या कोई ऐसा विशेष शब्द होता है, या पहले के जमाने में पल्लू को गाड़ बन के रखते थे कि उससे पता चलता था कुछ करना है, तो ये क्या हुआ? स्मारक हुआ कि वो देखने के बाद याद आएगा। दूसरा मेमोरी है शब्द जोड़, है ना, वो शब्द जो है वो जोड़ कर रखते हैं। जैसे यहाँ देखा है कि आपको 2 बजे आपको बुलाया है, रेलवे स्टेशन पर लेके जाना है, तो आप ऐसे करोगे कि घड़ी पे 2 क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो इसमें ले 2 बजे याद रखना है। तो ये दोनों का कनेक्शन किया। यंक और यमक, ये आपने सुना होगा, ये बच्चों गीत भी गाते हैं। 1 के साथ बन है, 2 के साथ शू है, माना 2 जब बोलेंगे तो शू, और उसके साथ एक पिक्चर तैयार करते हैं। और वो चित्र के द्वारा भी ये टेक्निक, ये अगर आप सीखते हो टेक्निक तो इसके कारण बहुत लोग पैसा कमाते हो ये टेक्निक लोगों को सिखा के। कि परिवर्णी शब्द कौन से है, ये आपको वर्ड आना चाहिए। परिवर्णी शब्द किसको कहा जाता है? तो परिवर्णी माना क्या है कि उसको शॉर्ट जो वर्ड होते हैं, जैसे VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसको कौन से शब्द कहेंगे? परिवर्णी शब्द कहा जाता है। फिर ये यमक ये करते हैं, जैसे 9 है तो डाइन याद रखे ऐसे। फिर फ्लैश कार्ड मैंने बताया, एक कार्ड में एक साइड पे क्वेश्चन होगा, दूसरे साइड पर उसका आंसर होगा। तो ये हमने स्मरण कौशल्य भी देखा। लेखन कौशल्य तो आपको पहले से ही पता है कि राइटिंग कौशल्य हमने देखा। अभी एक देखेंगे प्रेपोजिशन किसको कहा जाता है। प्रेपोजिशन क्या है? तो जैसे हम कोई ऐसे शब्द होता है और वो जब हम नाम के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, उनको अव्यय कहा जाता है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, कैट इज इन द बैग, तो यहाँ क्या हुआ? इन द बैग माना वो अंदर है, या मांजर पिशवीच्या आत है, आत है क्या हुआ? अव्यय हुआ। सफरचंद टेबलावर आहे, एप्पल इज ऑन द टेबल, तो वर और ऑन क्या हुआ? प्रेपोजिशंस हुआ, या इसको अव्यय कहते हैं, शब्द योगी अव्यय कहते हैं। तो ये याद रखना, कैट इज इन द बैग
और एप्पल इज ऑन द टेबल, तो इज और ऑन क्या हुआ, प्रेपोजिशन, अव्यय हुआ. मांजर पिशवीच्या आत आहे, आत क्या हुआ, अव्यय हुआ. और सफरचंद टेबलावर आहे, तो टेबलावर क्या हुआ, अव्यय हुआ. तो आपको आएगा कि अव्यय जो है क्या दिखाते हैं, दो नाम का संबंध दर्शाते हैं. फिर चिन्ह तो आप लोगों को पता होगी सभी को. ये अभी दो वर्ड याद रखना, औपचारिक और अनौपचारिक. एक होता है ऑफिशियली, उसको कहा जाता है औपचारिक, और अनऑफिशियली माना अनौपचारिक. अनौपचारिक माना जो फैमिली से रिलेटेड है, अनौपचारिक. और जो ऑफिस के संबंधित है उसको कहा जाता है औपचारिक. तो यहाँ एक देखना है कि ये आता है अनौपचारिक में. देखो लिखा हुआ पॉइंट है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुषचा प्रयोग केला जातो. तो आपको प्रश्न आएगा कौन से लेखन में प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुष का प्रयोग किया जाए, तो वह उसका आंसर क्या रहेगा, अनौपचारिक लेखन. और व्यावसायिक औपचारिक में क्या होता है, तो त्या ठिकाणी प्रथम पुरुषी प्रयोग केला जातो. अशा ठिकाणी तृतीय पुरुष में ज्यादा करके तीनों में यूज नहीं करते, तो वहां प्रथम पुरुष में ही आता है. या आप कहा जाता है या मैं कहा जाता है इसे. तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष. मैं माना प्रथम, द्वितीय माना आप, और तृतीय माना अन्य लोग जो होते हैं. बाकी पत्र लेखन तो आपको पता होगा, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. तो सिलेबस बहुत इजी होता है, सभी 100% पास हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है. तो ये आपको पता है व्यक्तिगत परिचय अर्थात सीवी. ये जो भी आपकी बुक में सारांश दिया है और प्रश्न उत्तर दिए वो आपको पढ़ना ही है. देखो यहाँ भी अव्यय पूछा था, वो अव्यय लिखना है. दो मिनट ब्रेक लेते हैं. आप यहाँ ही लेना मीटिंग में गीत लगाती हूँ.